मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं यासिर इफ्तिखार आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं हमारे शो फेस टू फेस में सीधी बात हिकमत के साथ। और आज इस सीधी बात हिकमत के साथ करने के लिए हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक दरअसल पिछले कई एपिसोड से मेरे पास ये टॉपिक बना, चूंकि बार बार हमने बात की औरतों के काम करने के ऊपर। औरतें ऑफिस में जाकर किस तरह काम कर सकती हैं। अक्सर हमें जय साहब ने ये कहा कि वो काम जो है सेपरेटली करेंगे, मिंगल्ड सोसाइटी नहीं होना चाहिए। जय साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत बहुत खैर मकदम है जय साहब आपका, हमेशा की तरह। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहला सवाल, जैसा आप जानते हैं ये एपिसोड क्यों किया गया, कई बार वो बात अधूरी रह गई। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर जैसा आपने कहा कि वो मिंगल्ड सोसाइटी ना हो और हम उसको हटा दें, यानी औरतें काम ना करें मर्दों के साथ, तो आपको नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स जो है वो खत्म हो जाएगी और इससे इकोनॉमी को नुकसान हो? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हम ये देखते हैं कि जब एक सेग्रीगेशन वाली सोसाइटी कायम की जाएगी और अगर ये सोसाइटी कायम हो जाए, लोगों को ये कॉमन सेंस अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे दे कि कितने सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं इंटरमिंगलिंग, हिजाब, एक एक्सपोज सोसाइटी के होने की वजह से, जो समझते हुए अगर लोग उस सेग्रीगेशन वाली सोसाइटी की तरफ बढ़ें तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। लेकिन अज्यूमिंग कि अगर एग्जिस्टिंग सोसाइटी ही कंटिन्यू होती है तो हमें पहले इसे इवैल्यूएट करना होगा कि ये सोसाइटी कहाँ स्टैंड होती है। क्योंकि कई बार औरतों में ये बात, जो कंसेप्शन होता है कि वो जो जॉब्स कर रही हैं, जो प्रोफेशंस को फॉलो कर रही हैं, उसके ताल्लुक से एक प्राइड होती है, उसके ताल्लुक से उन्हें लगता है ये एक वर्किंग वुमेन है और ये बनना एक अच्छा समझा जाता है। मैं आपको इस अच्छा समझे जाने वाली बात का एक डार्क चेहरा, एक बहुत ही बुरा साइड, एक बहुत ही गंदा और घिनौना साइड बताना चाहता हूँ, एक्सपोज करना चाहता हूँ, जो हकीकत है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम ये देखेंगे कि जब औरतें काम करती हैं, और इससे पहले कि हम देखें कि वो काम करती हैं तो कौन कौन से काम अवेलेबल होते हैं, क्या उनका रिकॉम्पेंसेशन लेवल होता है, वहां पर क्या क्या कुछ होता है, वो हम बाद में देखेंगे। हम उससे पहले ये देखेंगे कि क्या मर्दों और औरतों को बराबर बनाया है ऊपर वाले ने, सेम। जैसे कि कहा जा रहा है कि जो भी काम मर्द कर सकते हैं, रिक्शा चला सकते हैं, रिक्शा चलाएंगी औरतें, जो काम कर सकते हैं मर्द, सब के सब काम औरतें भी करेगी। जो ये कहा जा रहा है, ये बात कहां तक दुरुस्त है? क्या दोनों के दोनों सेम है या नहीं है? अब कुछ चीजें हम देखते हैं तो जाहिर तो ऑब्वियस फ्रंट से तो दिखता ही है कि फिजिकली मर्द और औरतें सेम नहीं है। हाँ, 2 पांव 2 हाथ 1 सर सबके पास है, लेकिन फिजिकली डिफरेंसेस है। ऊपर वाले ने मर्दों को स्ट्रॉन्गर बनाया है जनरली, औरतों का थोड़ा नाजुक स्टीचर है। और उसमें हम देखते हैं कि जो पेन फील करने की जो कैपेसिटी है स्किन में भी, वो स्किन की कैपेसिटी औरतों में ज्यादा है, डबल है। जो पेन है, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी मर्द को मारते हैं और वही सेम ब्लो अगर किसी औरत को लगता है, उसे उससे मर्द को जितना पेन फील हुआ उससे डबल पेन औरतों को फील होगा। जैसे कि स्टडीज ने और साइंटिफिक रिपोर्ट्स मौजूद है जो ये साबित करती है। वो तो डिफरेंस है ही, लेकिन इसके अलावा साइंटिस्ट ने जब ब्रेन्स को ऑब्जर्व किया, और जब ब्रेन्स को ऑब्जर्व किया, देखा कि एक मर्द चाहे अमेरिकन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे यूरोपियन हो, सबका ब्रेन सेम ही दिखता है। लेकिन जब मर्दों का ब्रेन किसी मर्द के ब्रेन को लेकर किसी औरत के ब्रेन से कंपेयर किया जाए, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया, अगर स्लाइस देखी जाए दोनों की, तो दोनों का ब्रेन डिफरेंट है। मर्दों का ब्रेन अलग है, औरतों का ब्रेन अलग है। जैसे कहावत है ना, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस। तो ये जो कहावत है, फैक्ट ये है कि दोनों का दिमाग अलग होता है। अलग होने में साइज के एतबार से तो मर्दों का ब्रेन बड़ा होता ही है, ये एक बात हुई। लेकिन उसकी कैपेसिटी के एतबार से, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर ऊपर वाले ने बनाया है, उस एतबार से भी दोनों ब्रेन्स डिफरेंट है। जैसे ग्रे मैटर कहा जाता है, अगर कोई शख्स सिर्फ गूगल कर ले ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, मैन एंड वुमेन, तो आपको इसकी कई सारी साइंटिफिक रिपोर्ट्स मिल जाएगी, जिसके अंदर आप देखेंगे कि मर्दों के पास जो ग्रे मैटर है ब्रेन का, जिसे आम जुबान में ग्रे मैटर कहा जाता है, औरतों से 6.5 टाइम्स ज्यादा है। और व्हाइट मैटर जो कनेक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स जो कनेक्ट होते हैं, कनेक्टिविटी के लिए जो रिक्वायर्ड है, वो औरतों के पास 9 to 10 टाइम्स मर्दों से ज्यादा है। इसमें हम ये देखते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स इस तरह से भी थी कि हार्ड वायर्ड, जो औरतों का दिमाग दोनों साइड्स बहुत ही स्ट्रांगली वेल कनेक्टेड है,
जो लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर है, दोनों के दोनों साइड्स है ब्रेन की, वो पूरी तरह से वेल कनेक्टेड है, वेल इंटरनेट। मर्दों का ऐसा होता है, एक हेमिस्फीयर के अंदर अंदर जो कनेक्शन है अच्छा है, लेकिन इंट्रा हेमिस्फीयर कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है। अब हम देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर स्पीच की बात है, तो मर्द जो बात कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से बात कर रहे हैं, और वो लेफ्ट साइड पे अगर किसी को स्ट्रोक लग जाए, स्ट्रोक आ जाए, तो उसकी स्पीच चली जाएगी। लेकिन वही सेम स्ट्रोक अगर किसी औरत को आ जाए और उसका ब्रेन का एक साइड अफेक्ट हुआ है, दूसरा साइड नहीं अफेक्ट हुआ है, वो फिर भी बात करती रहेगी। मतलब ये एक चीज है जो ऊपर वाले ने इस तरह से बनाया है, क्योंकि उनका ब्रेन वेल कनेक्टेड है, जज्बात और इमोशन से वो बहुत ही वेल कनेक्टेड रहती है। और ये भी एक बहुत जरूरी चीज, अगर ये चीज नहीं होती तो औरतों के लिए बच्चों के जज्बात को समझना इतना आसान नहीं होता। वो बच्चों के जज्बात को समझ पाती है। अगर मान लीजिए औरतों का भी ब्रेन मर्दों की तरह ही होता, तो आप देखिए कि वो बच्चा जो जज्बात होता है, बच्चे के जज्बात को समझना, फीलिंग्स को समझना, उसके लिए केयर करना, उसके लिए दिल में इमोशंस होना, ये एक माँ जैसे समझ सकती है, वैसे बाप नहीं समझ सकता। और अगर सब बाप की तरह ही होते हैं, अगर माँ के पास भी दिमाग जो होता वो बाप की तरह ही होता, तो शायद इन एन एक्सट्रीम सिचुएशन हम ये भी बात बोल सकते हैं कि इंसानी नस्ल कंटिन्यू होने में प्रॉब्लम्स हो सकते थे। क्योंकि अगर औरतों में वो जज्बात नहीं होते, जैसे लोग बोलते हैं ना कई बार, अरे औरतें ऐसी क्यों होती है, ऐसी क्यों होती, वो कहते हैं अरे अगर ऐसी नहीं होती वो, तो बच्चों के जज्बात को कौन समझता। बच्चों के जज्बात को समझना अगर इतना पॉसिबल नहीं होता, तो जरा इमेजिन करिए कि बाप कितना समझ पाता है। बच्चा रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, माँ जैसे फील करके उसको संभालेगी, ऐसे बाप तो नहीं संभाल पाता है। तो वो जज्बात की भी अपनी इंपॉर्टेंस तो है। ये दो अलग अलग स्टेट्स हैं दिमाग के। तो हम ये देखते हैं कि कई एबिलिटीज, मिसाल के तौर पर देखा गया कि एक 8 साल का बच्चा ऑन एन एवरेज बॉय, वो एक 12 साल की लड़की के लेवल का मैथ्स कर लेता है। ये रिपोर्ट से हमें मिलता है। और लड़कियां नॉर्मली लड़कों से 5 to 6 इयर्स आगे होती है लैंग्वेज स्किल्स में और फाइन मोटर स्किल्स, जैसे कि हैंड राइटिंग। तो इसके अंदर, और लड़कियां लड़कों से बहुत आगे होती है। लड़के कुछ फील्ड्स में, जैसे मैथ्स टाइप की चीजों में लड़के आगे होते हैं ऑब्वियसली। अब चाहे जो भी एबिलिटी ऊपर वाले ने दिया, लेकिन अगर मान लीजिए कोई हार्ड वर्क ज्यादा पुट इन करें, जैसे स्कूलों में देखा जाता है कि लड़कियां ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है, तो एंड रिजल्ट, स्कूलों के रिजल्ट देखेंगे तो लड़कियां ज्यादा बेटर स्कोर करती है लड़कों से। ऑफ कोर्स स्कोर करने में उनके लैंग्वेज स्किल्स भी आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो एरियाज कमजोर हैं, अगर वो अपने दिल पर ले लें और हार्ड वर्क करें, तो वो वहां आगे जरूर बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि कौन सी एबिलिटी दी गई है, कौन सी एबिलिटी ऊपर वाले ने इंसानों को दिया है। तो ये अलग अलग तरह की एबिलिटीज है, ब्रेन्स अलग अलग है। और ये जो रोल अगर देखेंगे, कोई कंपीटिंग टाइप का रोल नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री रोल है। इसके अंदर एक सिस्टम इस तरह से है कि दोनों एक दूसरे की कमियों को कवर अप करेंगे, दोनों एक टीम है और टीम बन करके काम करेंगे। लेकिन हुआ ये कि ये जो टीम थी उसे बना दिया गया कंपीटिंग, कॉम्पिटिटर्स, उसके कंपटीशन में लगा दिया गया। दोनों की अपनी एरियाज है, औरतों की अपनी एरियाज है। एक टीम में सिर्फ बॉलर, एक टीम में सिर्फ बैट्समैन। तो हम ये देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आ गया, ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी। यहाँ क्या रिक्वायर्ड था कि लोग इस बात को समझते हैं कि दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स हैं। हम ये देखते हैं इसका अभी आगे क्या रिजल्ट आया। आगे रिजल्ट ये है कि औरतों ने मर्दों के भी तमाम फील्ड्स में एंटर किया। हर फील्ड में उनका कहना है कि हम कदम से कदम मिलाने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट हम देखते हैं तो मेंसेस मर्दों को तो नहीं आते, औरतों को आते हैं। मेंसेस के दौरान, मेंसेस के पहले, मेंसेस के बाद में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मर्दों को तो नहीं होते हैं, औरतों को होते हैं। प्रेगनेंसी मर्दों को तो नहीं होती, मर्द कभी प्रेग्नेंट नहीं होता, औरतें प्रेग्नेंट होती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग, दूध जो आता है फादर के पास नहीं आता है, माँ के पास आता है, माँ बच्चे को भी पिलाएगी। अब उसे वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए, सारी की सारी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए, एक मदर की जो जिम्मेदारी है, जो पैदाइश के टाइम पर, प्रेगनेंसी के दौरान जो कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फीडिंग के दौरान कई चेंजेस होते हैं, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है, ये कोई थियोरी नहीं है अभी। तो हम देखते हैं वो सारी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए भी उस पर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है कि आपको जॉब भी करना है। और जैसे मॉडर्न सिटी एनवायरनमेंट्स में, जैसे हम देखते हैं कि थिंकिंग ये होती है कि घर का खर्चा आधा बीवी संभालेगी, आधा शौहर संभालेगा। लेकिन ये बताओ भाई, बच्चा पैदा करने में भी आधा आधा रोल अदा करेंगे? बच्चा प्रेगनेंसी आधी आधी कि 9 महीने में से 4.5 महीने तुम, 4.5 महीने में नहीं। दूध पिलाने में भी आधी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जो बच्चे के जज्बात को समझने में नहीं। तो हम देखते हैं कि काम में, हाँ, अब इससे रिजल्ट्स क्या क्या पैदा हुए। रिजल्ट्स में हम पहले बाहर का एनवायरनमेंट देखते हैं। वो औरतें जो काम कर रही हैं, तो वहां पर एक इंटरमिंगलिंग का एनवायरनमेंट
मिक्सिंग का एनवायरनमेंट जहां मर्द और औरतें दोनों काम कर रहे हैं और एक ओपन एक्सपोजर का जो एनवायरनमेंट होता है उसका रिजल्ट क्या होता है? यूएन के जनरल असेंबली में आया था ये, और सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में ये बात कोट हुई थी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर, पूरे यूरोपियन यूनियन में जितनी औरतें काम करती हैं उनमें से 40% का कहना है कि एट वर्क उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। 40%। अब बताओ, 100 औरतें काम कर रही है, 40 का सेक्सुअल अब्यूज हो चुका है, उनका कहना है ये। रिपोर्ट सब लोग शायद ना करें, बॉस नाराज हो जाएगा, मोर देन हाफ टाइम दुश्मन पैदा हो जाएंगे, लेस देन हाफ, 40%। नहीं, अगर उसको भी इंक्लूड कर लिया जाए हाँ, तो मोर देन हाफ, बिल्कुल सही। इन दैट केस इट विल गो मोर देन हाफ। तो हम ये देखते हैं कि ये एक चीज है। अमेरिका की सर्टेन रिपोर्ट्स के अंदर हमने देखा कि 25% की रिपोर्ट है, और हफिंगटन पोस्ट के एक पोल के अंदर हम ये देखते हैं, उन्होंने बताया कि 13% बॉसेस होते हैं, 13% जो अपने सबऑर्डिनेट, अपने जूनियर के साथ कुछ सेक्सुअल अब्यूज करते हैं, और 19% को वर्कर्स होते हैं। तो उस रिपोर्ट के अंदर 32% का फिगर है, और इंडिया कोई बहुत पीछे नहीं है। इंडिया के अंदर भी ये रिपोर्ट इंडिया की टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स में आई थी। थोड़ी देर में जानेंगे, बस एक वक्फे के बाद, क्योंकि वक्त हो चला एक वक्फे का। नाजरीन देखते रहिए फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। आतंकवाद का विरोध शेख अरशद बशीर मदनी के साथ हर इतवार रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे सेक्सुअल अब्यूज की, हैरेसमेंट की ऑन वर्क प्लेसेस। तो आपने कहा कि इंडिया में भी बड़ी तादाद में ये सब हो रहा है। हम देखते हैं कि इंडिया भी कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है इस चीज़ के अंदर। इंडिया की जो अवेलेबल रिपोर्ट्स है, ऑक्सफैम इंडिया वगैरह की रिपोर्ट्स है जो टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में प्रिंट हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि 17% ऑफ विमेन एट वर्क का कहना है, 17% का कहना है कि उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है एट वर्क। और ये चीज़ जो बाहर निकल रही है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक रियलिटी है, और जो रियलिटी इस वजह से भी है क्योंकि किस तरह के जॉब्स अवेलेबल होते हैं औरतों के लिए। मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि वो कौन कौन से जॉब्स हैं जो अक्सर फीमेल्स को मिलते हैं या उनको ऑफर किए जाते हैं या वो जॉब करते हैं। देखिए, आप इस बात के ताल्लुक से गौर करें कि कौन से टाइप के जॉब्स नॉर्मली अवेलेबल होते हैं जिसमें औरतें ज़्यादा काम करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप अमेरिका के टॉप 10 प्रोफेशंस देखें, जो औरतें किन किन फील्ड्स में सबसे ज़्यादा हैं, तो मिसाल के तौर पर क्या आपको पता है कि सेक्रेटरी फेमस है ना, सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरीज में 96% औरतें होती हैं। मतलब 4% मर्द होते हैं जो सेक्रेटरी बन सकते हैं, लेकिन 96% औरतें। उसी तरह हम देखते हैं, ये आप उसको वो चीज़ से भी कोरिलेट करते रहे। 40% औरतों का कहना है कि दे बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड एट वर्क यूरोपियन यूनियन में। तो हम देखते हैं यूएन की रिपोर्ट है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेक्रेटरीज, उसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 96%, रिसेप्शनिस्ट 92%, उसी तरह हम देखते हैं ऑफिस असिस्टेंट। और ये इस तरह के असिस्टेंट वाले जो वर्क होते हैं जिसके अंदर उसका एक औरत होना, उसकी वजह से वो वहाँ पर मौजूद है। और हम ये देखते हैं कि इस तरह के जॉब ज़्यादा होने की वजह से एक चांस बढ़ता है। बिसाइड्स कुछ ऐसे भी प्रोफेशंस है जिसमें जायज़ और अच्छी चीज़ है, जैसे मिसाल के तौर पर किंडरगार्टन टीचर्स, इसमें भी ज़्यादा औरतें होती है, या स्कूल टीचर्स, या चाइल्ड केयर सेंटर्स वगैरह। इस तरह की चीज़ों में हम देखते हैं औरतें ज़्यादा मिलती है, जो एक अच्छी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पर कंटिन्यू करते रहें, जहाँ पे सेग्रीगेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, जो इजीली लाए भी जा सकते हैं। लेकिन जो इस तरह के प्रोफेशंस है जहाँ पर एक फ़ायदा उठाने का चांस है, तो सही बात ये, जहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं है वहाँ एक इंसान इस चीज़ के एक सिस्टमैटिक सिस्टम के तौर पर इसके प्रॉब्लम को समझे। और प्रॉब्लम्स जो बिल्कुल अपेरेंट है, जो दिख रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, डेवलप कंट्रीज में दिख रहे हैं, बल्कि इंडिया ज़्यादा और उसी मॉडल की तरफ बढ़ रहा है।
बट मेरा ख्याल है कि इंडिया में इस तरह की प्रॉब्लम्स कम है, यहाँ पर हर तरीके की जॉब्स कर रही हैं लड़कियां। एक्चुअली इंडिया की बात ही मैंने नहीं की, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखें कि जो औरतें काम करती हैं, जो कहते हैं ना वर्किंग वुमेन, उसमें से 65% एग्रीकल्चरल लेबर में, मतलब एग्रीकल्चरल लेबर में 65% है। उसमें से बहुत सिग्निफिकेंट फिगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ये है, rural उसमें से बहुत India सारे की बात। सिग्निफिकेंट फिगर जो कहते हैं ना वर्किंग वुमेन में कितने परसेंट है, उसमें से बहुत सिग्निफिकेंट फिगर हाउस मेड्स है। तो ये बहुत सारे यहाँ के मैंने मॉडल को कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ का फिर भी डेवलपिंग मॉडल है जो बढ़ रहा है, लेकिन किस तरफ जा रहा है हमने वहां कर देखा कि कौन से टाइप के जॉब कि उनका आइडियल कौन है, क्या बनना चाहते तो हैं। हम देख रहे हैं ये क्या है, ये एक चीज है जो इवेल्युएट करना चाहिए। मैं आपके सामने प्रपोजल सिर्फ यही रख रहा हूँ कि एक ऐसी सोसाइटी हमें फैशन करनी चाहिए, और इस वजह से क्योंकि क्रिएटर ने कहा है, ये सारी चीज की बुनियाद सिर्फ बिलीफ है, ये सारी चीज की बुनियाद ईमान है, और इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल है। और बल्कि हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस है। आपने जो कहा था, मुझे अभी बात रिकॉल कर रहा हूं कि वर्क फोर्स, लेबर फोर्स 50% लेबर फोर्स, तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर औरतों के सामने किस तरह के जॉब्स अवेलेबल होते हैं, और उनके सामने हम यही बात कह रहे हैं कि उन्हें अपने इस फील्ड को, अपने सेग्रीगेशन को, अपने फील्ड को बरकरार रखते हुए कैसे कर सकते हैं, वो होना चाहिए। लेकिन इस बारे में एक स्ट्रक्चरल और भी बात है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। नहीं, मैं चाहूंगा कि अभी इस मौके पर ही आप इस बात को बताएं, ताकि मैं आपसे अगले सवालात आगे कर सकूं। देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्दों पर ही होनी चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट तो वो नहीं होते, मेंसेस तो उन्हें नहीं आते, दे आर फिजिकली, दे आर मेंटली मोर केपेबल, वो ज्यादा केपेबल है, जैसे हमें स्टडी से पता चलता है। प्लानिंग स्किल्स उनके पास ज्यादा होते हैं, और स्पेशियल एबिलिटीज, ये कई एबिलिटीज है जो उनके पास ज्यादा होते हैं। इमोशंस का वो ज्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, दे आर मोर सुटेबल। उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% शोल्डर करने दे दी जानी चाहिए। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कमा कर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर, बल्कि वाइफ को उसके घर की जो एरिया है वो उसका प्राइम फोकस हो। उसके अलावा अगर कोई औरत करना चाहती है विद द परमिशन ऑफ हस्बैंड, अगर वो करती है तो विद इन दोज परमिसिबल लिमिट्स, जहां जहां जरूरत है, जहां टीचर्स की जरूरत है, जहां पे औरतों को भी लेडीज डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत है, तो वो एरियाज को वो कवर करें। लेकिन जैसा मैंने जो सवाल आपसे पूछा वो दरअसल मुकम्मल नहीं हुआ। सवाल ये था कि चलिए, जिन जिन प्रोफेशंस को आप कह रहे हैं कि इन प्रोफेशंस से औरतों को रुकना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जब उन सारे प्रोफेशन से औरतें हट जाएंगी, वो वर्कफोर्स वहां से हट जाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि इकोनॉमी में उतना नुकसान होगा? अगर हम गौर करें इकॉनमी में क्या रिजल्ट्स पैदा होते हैं, आप इमेजिन करिए सिर्फ। वैसे भी आप देखेंगे कि अमेरिका जैसी कंट्री में भी 30% मर्द अनएम्प्लॉयड हैं, एक मिसाल है। लेकिन जब इकॉनमी में से इतनी सारी औरतें जो वर्कफोर्स को कंट्रीब्यूट कर रही है वो हट जाएंगी, तो रिजल्ट क्या आएगा आपको पता है। लेकिन वो रिजल्ट देखने से पहले हम ये देखेंगे कि जब वो वर्क कर रही है तो क्या रिजल्ट है। जब वो वर्क कर रही है, ऑब्वियसली अब काम करना है, सुबह जाना है, ऑफिस में जॉब करना है या जो भी काम करना है, काम करके वापस आना है, फिर बच्चों को संभालना है, फिर अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी है। मर्दों पे तो नहीं होता, वो तो इमोशनली एक अलग तरह से ऊपर वाले ने बनाया है। औरतें इमोशनल होती है, वो उस चीज में होती भी है। अमंग द एबिलिटीज गिवन टू वुमेन, ये भी एक एबिलिटी है कि वो मल्टीटास्किंग आसानी से कर सकती हैं, जो मर्दों में डिफिकल्टी होती है। अब वो जब आकर ये एक साइकिल फॉलो करती है, इस साइकिल का रिजल्ट इन द लॉन्ग रन क्या होगा आप बताइए। डिप्रेस होगी, मतलब थक जाएगी बहुत ज्यादा वो। अब उसे कहा जाए कि बच्चे पैदा करो, एक के बाद दो नहीं, जैसे कहते हैं, दो के बाद और नहीं, बल्कि पॉपुलेशन के ताल्लुक से तो मैं आप सबके सामने कुछ एक बहुत ही शॉकिंग रिसर्च रखना चाहता हूं, जो अभी हमारा पॉपुलेशन पर हम एक पूरा एक एपिसोड करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं चाहूंगा कि आप इस बात पर रोशनी डालें। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसी औरतें जो वर्क का स्ट्रेस बर्दाश्त कर रही हैं, घर पे आके घर का स्ट्रेस बर्दाश्त कर रही है, उन्हें प्रॉब्लम्स कई सारे फेस करने पड़ते हैं। उसका रिजल्ट ऑब्वियसली ये तो होता ही है, बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन ये रिजल्ट तो होता ही है कि और बच्चे पैदा करने तैयार नहीं होते। कई सारी कंट्रीज है जिनका रिप्लेसमेंट रेशियो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। मिसाल के तौर पे जितने लोग हैं, आज एक आदमी है, एक औरत है, अब अगर अगली पीढ़ी में दो ही कम, अगर दो का एक बच्चा हुआ तो एक रिप्लेसमेंट कम हो गया, जो एक बहुत बड़ी स्टडी है, मैं बाद में बताऊंगा। बराबर नहीं आ रहा जी, हम उस पर आएंगे बाद में, जब आपने कहा कि हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझ सकते हैं कि वर्कफोर्स लॉन्ग रन में कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अगर ये मॉडल फॉलो हो रहा है जिसके अंदर औरतें वर्क भी करेगी, घर में आके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अदा करेगी, तो लॉन्ग रन में जो मैन पावर अवेलेबल है वो कम हो रहा है, बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। फिर से गौर करें,
कि कोई औरत काम कर रही है, बाहर जाके जॉब करके आई, वापस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने के बाद अब जो बच्चे पैदा करने वो तैयार तो नहीं हो रही है। जब तैयार नहीं हो रही है तो फ्यूचर की जनरेशन में मैन पावर जो अवेलेबल है, जो वर्क फोर्स अवेलेबल है, वो बढ़ गया या कम हो गया? इस लिहाज से कम हुआ, ऑब्वियसली कम हो गया। अब जब कम हुआ तो उसका रिजल्ट क्या है? आप देखिए कि जो मैन पावर की बात कर रहे थे वो मैन पावर कम हो गया। ये एक प्रॉब्लम है सोसाइटी में। हम ये देखते हैं कि जो मॉडल आपके सामने रखा जा रहा है इसके अंदर फॉर द टाइम बीइंग तो मैन पावर कम होगा, हो सकता है सारे वो अनएम्प्लॉयड मर्दों को जॉब्स मिल जाएंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन उस इकॉनमी में मैन पावर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जब वो औरत अपने घर की तरफ फोकस्ड है तो वो होम मेकर है, वो बच्चों की परवरिश और अच्छी कर पा रही है, बल्कि और बेटर टाइप का मैन पावर आएगा, क्योंकि वो बच्चे जो माँ के प्यार के साथ बड़े होंगे, ना कि डे केयर सेंटर में। डे केयर सेंटर में बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, क्या उनको माँ का प्यार मिल रहा है? जो अपब्रिंगिंग, इमोशनल सपोर्ट, डेवलपमेंट जो माँ कर पाती है वो क्या डे केयर सेंटर वाले करेंगे? तो हम देखते हैं जो क्रैश वगैरह में बच्चों को डाल दिया जाता है, क्या वो लोग करेंगे? तो हम देखते हैं कि वो एक अच्छी जनरेशन बड़ी हो सकती है जो कल जाकर एक बेटर क्वालिटी मैन पावर कंट्रीब्यूट करेंगी टुवर्ड्स द इकोनॉमी। लेकिन कहीं पर अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर फादर इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि हाँ चलिए मैं ये सारे काम देखता हूँ, घर के बच्चों को देखता हूँ, तो वहां पर क्या इजाजत है? देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फादर अगर माँ का रोल अदा करने तैयार है कि हाँ मैं कर लूंगा घर का काम, मैं बच्चों को संभाल लूंगा, लेकिन फादर के पास वो दिमाग जो बनाया गया है, ऊपर वाले ने बनाया है औरतों के लिए, वो तो है ही नहीं ना। और एक चीज है, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, एक गाड़ी है, गाड़ी में अगर दो ड्राइवर्स हो, एक राइट से खींचने लगे, एक लेफ्ट से खींचने लगे, एक एक्सीलरेटर दबाएं और एक ब्रेक दबाएं, ऐसी गाड़ी का क्या हाल होगा? नहीं, ऐसी गाड़ी तो बिल्कुल नहीं चल पाएगी। लेकिन अगर ऐसा है कि एक साथ दो ड्राइवर बैठ के चल रहे हैं कि भाई एक आधे रास्ते तक आप चलाइए, आधे रास्ते तक मैं चलाता हूँ, पॉइंट क्या है कि वो एक ड्राइवर कौन होगा? आधे रास्ते तक एक चलाए, आधे रास्ते तक दूसरा चलाए, लेकिन एक टाइप का स्ट्रगल है, पावर स्ट्रगल, जिसके अंदर कोई एक ले लिया कंट्रोल, दूसरे ने कंट्रोल ले लिया। ये सब के अंदर बहुत हाई चांसेस है एक्सीडेंट्स के। और जो हमने डिवोर्स रेट पिछले एपिसोड में देखा था, उसका एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये भी है कि एक डिफाइंड क्लियर लीडर नहीं है। जब एक डिफाइंड क्लियर लीडर नहीं है तो इसके प्रॉब्लम्स होते हैं। इस्लाम ने कहा नहीं, ये चीज में मर्दों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब कोई चोर घर में आ गया, कोई ये नहीं कहेगा आई बिलीव इन वुमेन्स राइट्स, मैं अपनी बीवी को भेजूंगा चोर से लड़ने के लिए, नहीं, उसमें उसको खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि ही इज फिजिकली मोर स्ट्रॉन्गर। उसी तरह बाहर जाकर डेली की रोजी कमा करके लाना, ये काम के लिए अल्लाह ने मर्दों को ज्यादा केपेबल बनाया है, दिमाग के तौर पे, जिस्म के तौर पे, हार्मोनल तौर पे, ये सारी चीजों के तौर पे। प्रेगनेंसी नहीं दी, मेंसेस नहीं दी, दे आर मोर सुटेबल टू गो आउट एंड अर्न अ लिविंग एंड कम। तो हम देखते हैं कि ये क्लियरली डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना होने की वजह से इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और इसके अंदर हम औरतों के रोल के अंदर ऑनर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि माँ का रोल एक बहुत बड़ा रोल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है मेरे ऑनर और रिस्पेक्ट को पाने में सबसे ज्यादा, मेरी कंपनी पाने में कौन सबसे ज्यादा डिजर्विंग है? उन्होंने कहा तुम्हारी माँ है। फिर पूछा कि उसके बाद कौन है? तो उन्होंने कहा उसके बाद तुम्हारी माँ है। उसके बाद कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसके बाद भी तुम्हारी माँ है। फिर कहा चौथी बार जब उनसे पूछा गया कि उसके बाद कौन है, तो उन्होंने कहा उसके बाद तुम्हारे वालिद हैं। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक तीनों के तीनों माँ को ही मिल गए, और फादर को जैसे कि कंसोलेशन प्राइज मिल रहा है। सही बुखारी की हदीस है, किताबुल आदाब में। तो हम देख रहे हैं कि ये एक स्टेटस है, ये एक ऑनर है जो उस माँ को मिल रहा है, और वो एक ग्रेट ऑनर को छोड़कर जो घर की मलिका है वो बाहर जाके खादिमा बन रही है ना। वो रियलिटी कंपनी में क्या बन रही है? सेक्रेटरी बन रही है, रिसेप्शनिस्ट बन रही है, पेरोल को ऑब्जर्व करने वाली, सुपरवाइज करने वाली जो बन रही है। अब आप खुद ही गौर करें कि जैसे मिसाल के तौर पर जो लोग बात करते हैं कि विमेन को राइट्स मिलने चाहिए, क्यों, क्या जरूरत है? अगर मान लीजिए जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं कि बॉम्बे के लोगों को ज्यादा जॉब्स मिलने चाहिए, दिल्ली के लोगों से ज्यादा बॉम्बे के लोगों को जॉब्स मिलना चाहिए, रिजर्वेशन रखो बॉम्बे वालों के लिए, तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा रखिए। क्यों रखें? सही है, गलत है? नहीं, गलत इसलिए है कि एक आदमी की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी को देखकर होना चाहिए। हाँ, बॉम्बे और दिल्ली की वजह से तो नहीं होना चाहिए ना। अगर किसी बॉम्बे और दिल्ली की वजह से किसी कहेंगे, शहर या किसी नस्ल की गलत वजह है से, ना, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है ना। फिर किस बुनियाद पे ये बात सही हो जाती है कि औरतों के लिए जॉब्स में रिजर्वेशन क्यों? अगर वो केपेबल मैन पावर हैं तो लेट देम गेट जॉब्स ऑन मेरिट। रिजर्वेशन करके क्यों लाना चाहते हो? तो अगर आप एक तरफ कह रहे हो कि विमेन्स इक्वालिटी, और इक्वालिटी के अंदर फिर आप रिजर्वेशन रखना चाहते हो, क्या इक्वालिटी हुई? ये तो अनइक्वल हुआ। अगर मैं कहूं कि आई बिलीव इन इक्वालिटी, बॉम्बे वालों के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए, दिल्ली वालों की जगह बॉम्बे वालों के लिए जॉब्स में रिजर्वेशन हो, तो आप आई थिंक अभी जो ये मसला उठाया जाता है वो शायद इसलिए उठाया जाता है क्योंकि इस वक्त कम है, लाइक जो भी सोसाइटी, जो भी लोग जॉब्स में, दूसरी दीगर चीजों में कम है, उनको बस अपलिफ्ट करने के लिए अभी उनको एक रिजर्वेशन देने की। देखिए इसमें सिंपल सी बात है
कि अगर इस वक्त कम है, वो एक नेचुरल फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड कैपेबिलिटी की वजह से जो सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट का मामला है जॉब के लिए, जो मार्केट में सबसे सूटेबल कैंडिडेट होगा वो सिलेक्ट होगा। बाय द वे, आपको ये बात तो पता होगी शायद कि जितना एक एवरेज मैन कमाता है उससे बहुत कम एक एवरेज वुमन कमा पाती है कंपैरिजन में। इवन इन अमेरिका जैसी कंट्री में भी औरतें जितना कमाती हैं उससे ज्यादा मर्द कमाते हैं। दे आर पेड मोर। व्हाई? एक सवाल उठ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि व्हाई डू वी नीड दीज एक्स्ट्रा सपोर्ट्स। ये एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है। ऑन वन साइड ये कहा जा रहा है कि औरतों को जॉब्स मिलना चाहिए, ऑन द अदर साइड रिजर्वेशन करके एक ऑन वन साइड ये कहा जा रहा है कि औरतों के लिए इक्वालिटी है, ऑन द अदर साइड एक रिजर्वेशन वाली बात है, फिर इक्वालिटी की बात मत बोलिए। ये कंफ्लिक्ट कर रही है। ये बात एक चीज है जो कंफ्लिक्ट करती है। ये इट्स इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन। बिल्कुल सर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ये बात एक नए पहलू से समझ में आई। बात ये है दरअसल कि ये एक कमी नहीं, उसको डिग्रेड नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको कहीं ऑनर दिया जा रहा है, उसको अपलिफ्ट किया जा रहा है, उसकी इज्जत को, उसके ऑनर को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। इस सिलसिले में ये सारी बातें करके, जैसा जैसा साहब ने कहा, आई होप आपकी समझ में आया होगा और वो सारे सवालात जो आप जानना चाहते थे इस टॉपिक के मुतालिक आपको जरूर मिले होंगे, आप तक पहुंचे होंगे। बहुत ही अच्छा एक कंपैरेटिव एनालिसिस रहा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे आपके लिए। देखना ना भूलें फेस टू फेस का अगला एपिसोड सीधी बात हिकमत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم